अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फ्री ऑनलाइन लर्निंग फॉर मैनेजर्स स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी। कल हमने अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें मैनेजमेंट के टॉपिक का नाम है मैनेजिंग इन द 21st सेंचुरी। ठीक है। इसके सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि जी व्हाट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है। अब एक्सप्लेन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस टॉपिक को कवर करके हम इस काबिल हो जाएंगे कि वी कैन इजीली एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाट मैनेजर्स डू। सेकंड, डिस्क्राइब व्हेन द पीपल साइड ऑफ मैनेजिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव है डिस्कस द मेन ट्रेंड्स इन हाउ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज। अब हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। एक्सक्यूज मी। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ फॉर्मली असाइंड रोल who वर्क टुगेदर टू अचीव द स्टेटेड गोल ऑफ द ग्रुप। ये नंबर ऑफ पीपल जितने भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। 4 से 5। कोई ऑर्गेनाइजेशन मीडियम स्केल की होती है, कोई स्मॉल स्केल की होती है और कोई लार्ज स्केल की होती है। ऑर्गेनाइजेशंस की भी डिफरेंट किस्में हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप भी होती है, पार्टनरशिप भी होती है और कंपनी भी होती है। सोल प्रोप्राइटर में सिंपल एक बंदा ऑल इन ऑल होता है, वही डिसीजन मेकिंग करता है, वही उसकी ऑर्गेनाइजेशन के प्लस माइनसेस को देखता है। और पार्टनरशिप में एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो आपने करनी होती हैं। और कंपनी एक अलग चीज़ होती है। कंपनी को आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ आपने उसको रजिस्टर करवाना होता है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। और गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपको मुंसलिक होना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट भी आपकी मॉनिटरिंग करती है और आप भी गवर्नमेंट को जवाबदेह होते हैं टैक्सेशन के हवाले से। ये तो ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा है जी, उसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग रखे जाते हैं ना, उसमें लोगों का डिफरेंट रोल होता है। कुछ टॉप मैनेजमेंट होती है, कुछ मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है और कुछ लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। अब एक जो मैनेजर है उसकी डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु प्लान्स, ऑर्गेनाइजेज, लीड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ अदर सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल। उसने क्या करना है? एक मैनेजर का क्या काम है? उसने अपने डेली बेसिस के टास्क को प्लान करना है, उसने कौन कौन सी ड्यूटीज किसको असाइन करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है अच्छे तरीके से, ताकि उसमें जो हर्डल्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है। तीसरा, उसने फ्रंट से लीड करना है, एक लीडर का रोल प्ले करना है और जो भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उसको देखना है और अपने सबॉर्डिनेट्स को उसका हल देना है। और कंट्रोल द वर्क ऑफ अदर्स, और दूसरों के कामों को भी आपने मैनेज करना है और देखना है। अगर लोग आपके साथ कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने भी ज़ाहिर है मैनेजर जो है वो निचले लेवल से ऊपर आया होता है, उसको सब पता होता है कि ये काम सारे मैंने भी किए हैं, तो उसको डॉज करना कदरे मुश्किल होता है। अदर साइड सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव। और ये सारी परफॉर्मेंस जब एक मैनेजर अच्छे तरीके से अंजाम देता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी जो उसको गोल्स दिए गए हैं या टारगेट्स दिए हैं उसको बआसानी हासिल कर सके। नेक्स्ट है जी, ये अब हम छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ लें। पहले मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताई, फिर मैनेजर की बताई, अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और द स्टडी ऑफ व्हाट मैनेजर डू, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। अब द मैनेजर ऑफ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं और वो क्या क्या पढ़ रहा है, वहां देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, चीजों को हैंडल कर रहा है, ये सारी जो चीजें आती हैं ये मैनेजमेंट के एक अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। अब हम पढ़ेंगे जी द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज प्लानिंग। ठीक है जी। प्लानिंग में आप क्या करते हैं? प्लानिंग में आप ये मैं सारा कर देता हूं। प्लानिंग में आप उसमें आप सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपना कोई गोल सेट करना है। वो गोल आप डेली बेसिस पे भी सेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। हम आगे अपने जो पिछले लेक्चर मेरे सप्लाई चेन के गुजरे हैं उसमें हम लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स के मुतालिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के लिए गोल सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, और अगर वो गोल को फॉलो नहीं करती। अब उस गोल को अचीव करने के लिए डिसाइडिंग एंड ऑन
कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब देखें ना, कोई अगर मैंने गोल तय किया कि मैंने लाहौर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक्शन रिक्वायर्ड है ना, तो मुझे सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि मैंने बाय ट्रेन जाना है, बाय एयर जाना है या बाय रोड जाना है, और उसके लिए मुझे फिर ऑनलाइन बुकिंग करवानी है या मैं इनके सेंटर्स पे जाकर बुकिंग सेंटर्स पे जाके खुद बुकिंग करवाऊँ, और फिर ज़ाहिर है जब मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा तो फिर मैं उधर जो भी अगर बाय एयर जाना है तो हवाई अड्डे पे पहुंचूंगा, बाय ट्रेन जाना है तो ट्रेन पे पहुंच जाऊंगा और ट्रेन स्टेशन पे जाऊंगा, और बाय रोड जाना है तो उनके बस टर्मिनल पे जाऊंगा। तो जब तक हम, और उसके बाद हमने उस कोर्स ऑफ एक्शन लेना कि हमें यहाँ से जाकर उधर तक पहुंचना हो, क्योंकि बस ट्रेन या जहाज आपको घर से लेने नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ ना कुछ खुद से भी हुज्जत करनी पड़ेगी। फिर हमने इसके लिए डेवलपिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ एसओपीज होते हैं, उनके रूल्स होते हैं, उनकी जो होती हैं असाइन चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करना होता है, उनके प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। जितना मर्जी अच्छा एम्प्लॉय हो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहा तो वो अच्छा एम्प्लॉय कभी भी नहीं बन सकता कंपनी की नज़र में। उसको चाहे वो अच्छा वर्कर है, डेडिकेटेड वर्कर है, हार्ड वर्कर है, लेकिन अगर वो रूल्स की वायलेशन कर रहा है तो कंपनी कभी भी उसको अपनी अच्छी गुड बुक्स में नहीं रखेगी। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपिंग प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। उसके बाद आपने प्लान्स बनाने होते हैं। मैनेजर का क्या काम है कि उसने ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्लान देने होते हैं, और इंडिविजुअल से मुराद उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उसको उसने टास्क देने होते हैं, उसमें ईयरली बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे। इस सारे प्रोसेस को मैनेजमेंट प्रोसेस करते हैं। और सबसे आखिरी है जी फोरकास्टिंग। आपने अपने आने वाले दिनों के लिए, अगर आपने ये साल अच्छा गुजारा है, आपको एक मार्केट ट्रेंड, सेल्स का ट्रेंड पता लग गया, उसमें आपने कुछ भी जो रियलिस्टिक ग्रोथ है वो देते हुए फोरकास्ट करना होता है कि जी अगले आने वाले सालों में आप कंपनी को कितना ग्रो करके देंगे या कितना उसको रेवेन्यू जनरेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स। मैनेजमेंट प्रोसेस का दूसरा जो है कंपोनेंट, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं जी। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है जी, आइडेंटिफाइंग जॉब टू बी डन। हमने अपनी जॉब को आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है कि हमने करना क्या है, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, हमने हमारी डे टू डे हमारी ड्यूटीज हमें क्या असाइन हुई है, हमने सुबह से लेकर, यानी कि अगर 9 to 5 आपके वर्किंग आवर्स हैं, उसके अंदर हमने क्या क्या टास्क करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। जब आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है तो आप अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, अपने आप को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी धोखा और नुकसान दे रहे हैं। फिर आपने करना है जी ऑर्गेनाइजिंग में हायरिंग पीपल टू डू देम। आपने लोगों को, देखें, तने तनहा एक आदमी कुछ नहीं होता, पूरी टीम होती है और हर बंदे ने, हर टीम ने अपना अपना रोल प्ले करना होता है। तो आपने लोग भी हायर करने होते हैं और फिर उनको आपने उनकी कैपेसिटी के मुताबिक आपने इंटरव्यू में जब सिलेक्शन की होती है, बाज़ दफ़ा डायरेक्ट सिलेक्शन होती है, बाज़ दफ़ा एचआर के थ्रू होती है, आपको उस बंदे की कैपेसिटी का पता होता है कि मैंने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आपने वो भी प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है इस चीज़ को। फिर आपने डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। अगर आप बड़े रोल पे हैं, यानी कि किसी की पोस्ट पे हैं, डायरेक्टर हैं या जीएम हैं या अच्छी पोस्ट पे, इंशाल्लाह वो आगे हमारे पास वो हायरार्की लेवल्स भी, लास्ट स्लाइड है गालिबन या सेकंड लास्ट स्लाइड है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने एक तो डिपार्टमेंट्स, कॉमन डिपार्टमेंट्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उसमें आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं तफसील में जाऊंगा तो ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी, लेकिन कॉमनली ये 5-6 जो मैंने नाम लिए हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट्स, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं। फिर आपने डेलीगेटिंग करनी है। डेलीगेटिंग का मतलब होता है आपने लोगों को अथॉरिटीज डेलीगेट करनी है और उन अथॉरिटीज को वो इस्तेमाल करते हुए परफॉर्मेंस उसने देनी है। अगर आप उसको अथॉरिटीज डेलीगेट नहीं करेंगे, अगर वो छोटी छोटी बातें डिसीजन लेने के लिए वो आपकी तरफ रुजू करेगा या कंपनी के सीनियर्स की तरफ देखेगा, तो फिर उस बंदे को रखने का मकसद फोत हो जाता है, क्योंकि आप रिसोर्स हायर करते हैं इसी वजह से कि आपको कुछ ना कुछ आपका वर्कलोड डिवाइड हो और परफॉर्मेंस एनहांस हो। फिर आपने एस्टेब्लिशिंग ए चेन ऑफ कमांड, आपने एक चेन ऑफ कमांड बनानी होती है जिसको हायरार्की लेवल भी बोलते हैं, जिसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। उसमें आप डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट स्लॉट्स में, डिफरेंट डेजिग्नेशंस में लोग हायर करते हैं
उनको डिजाइन उनकी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन करते हैं और फिर उनका चेन ऑफ कमांड भी डिसाइड करते हैं कि भाई आपने फलां बंदे ने किसको रिपोर्ट किया है, वो बंदा फिर आगे मजीद किसको रिपोर्ट किया है। तो वो एक नीचे सेल्समैन से लेके डायरेक्टर तक एक चेन ऑफ कमांड बनती है और हर बंदे का रिपोर्टिंग चैनल डिफरेंट होता है। तो ये एस्टेब्लिश करना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद लास्ट है जी कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन भी। इंटरनल कोऑर्डिनेशन से मुराद है कि जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उसके जो आपके डे टू डे बॉसेज हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका उनके साथ कम्युनिकेशन गैप है या किसी भी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो डेफिनेटली आप किसी जगह होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, उस पॉलिटिक्स भी होती है, सब कुछ होता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने आपने अपने कोऑर्डिनेशन करनी होती है। इन चीज़ों को मतलब धूप और छांव बर्दाश्त करते हुए आपने, चाहे आपकी किसी से बन रही है नहीं बन रही, आपने ये काम करना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। पर्सनैलिटीज डजेंट मैटर। आपने उनकी तबीयतों को देखते हुए नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको हायर किया है, आपको सैलरी दे रही है, आपको एक टास्क दिया है, आपने जो लोगों से ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कहा है कि आपने काम की बेहतरी के लिए कोऑर्डिनेशन करना है, आपने लाजमी करना है। अगर आप पर्सनल ग्रजेस की वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, अल्टीमेटली सफर आपकी जॉब करती है और आप उस जॉब से हाथ धो बैठते हैं। अब मैनेजमेंट प्रोसेस में नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है लीडिंग। ठीक है जी। लीडिंग में क्या है जी, हमने इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू गेट द जॉब डन। ये बहुत ही मजे की बात है, यकीन करें। ये मैं अक्सर, मेरे पास लोग आते हैं मीटिंग्स के लिए, कंपनी के नुमाइंदे भी होते हैं सीनियर जूनियर पोजीशंस पे भी। वैसे भी मैं माशाल्लाह मेरा सोशल हरका बाब है, काफ़ी लोग मिलना मिलाना है मेरा। तो ये चीज़ हम बड़ी आपस में डिस्कस करते हैं कि भाईजान खुद से काम करना बहुत आसान है। अगर आप मुझे कहेंगे ना ये बॉटल है, ये उठा के इधर रख दे, मैं ये आसानी से रख दूंगा। अगर मैंने किसी को बुला के ये बॉटल उठवा के रखनी है तो मुझे कई चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है काम निकलवाने के लिए। इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू गेट द जॉब डन, ये सबसे मुश्किल काम है। खुद काम करना बहुत आसान है, दूसरे से काम निकलवाना बहुत मुश्किल है। ये एक आर्ट है और जो ये बंदा ये आर्ट समझ जाता है तो एक अच्छा मैनेजर और अच्छा लीडर बन सकता है। उसके साथ साथ आपने अपनी टीम का मोराल भी हाई करना है, उसका मेंटेनिंग मोराल। टीम का मोराल देखें, जिस तरह मौसमों में तगय्युरात आते हैं, सर्दी गर्मी पतझड़, ठीक है, बहार, इसी तरह इंसान की जिंदगी के अंदर उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, क्योंकि वो जॉब कर रहा होता है तो उसके जहन में बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोई पॉलिटिक्स है या कोई सेल्स प्रेशर है या सारा कुछ है। अच्छा लीडर वो होता है इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए अपनी कंपनी, अपने जो एम्प्लॉयज हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, उनका मोराल मेंटेन रखे। अगर वो मोराल मेंटेन रहेगा तो अल्टीमेटली आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल हासिल करने में आसानी से उस रास्ते को सीधा कर लेंगे। फिर आपने मोल्डिंग कंपनी कल्चर। हर कंपनी का कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है जी। मल्टीनेशनल एमएनसीज का कल्चर डिफरेंट है, लोकल पाकिस्तानी कंपनीज का कल्चर डिफरेंट है और दूसरी इंटरनेशनल कंपनीज का कल्चर टोटल डिफरेंट है। उनका अपने एक एसओपीज होते हैं, अपनी एनवायरनमेंट होते हैं, आपको उनके मुताबिक ढलना पड़ता है। जिस तरह वो ये भी एक मिसाल मुझे आ जाती है कि जिस तरह आप शादी करते हैं ना, तो एक औरत या एक लड़की आपके घर में ब्याह की आती है, तो बजाय इसके कि वो जितने 10 या 15 अफराद घर के हैं वो अपने मिजाजों को उस लड़की के मिजाज के मुताबिक कर ले, वो कदरे नामुमकिन सी बात है। तो अल्टीमेटली उस लड़की को ही उन लोगों के साथ पैचअप करना पड़ता है, उनके मिजाजों को समझना पड़ता है और उनके साथ बनानी पड़ती है। तो एम्प्लॉय का हाल भी यही है, क्योंकि वो किसी नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा होता है, उसमें डिफरेंट तबीयत के लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी तबीयत को उसमें ढालते हुए उनके साथ पैचअप करना पड़ता है और उनको लेके चलना पड़ता है। अगर आप उनके साथ नहीं करेंगे तो फिर आपको बड़े मसाइल आएंगे। फिर है जी मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तो बात है जिस तरह घर में होता है, मियाँ बीवी जब दो कहते हैं ना, बर्तन खड़कते हैं तो फिर सारा जमाना देखता है या कम से कम मोहल्ले वाले देखते हैं। तो इसी तरह आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, कंपनीज के साथ और एम्प्लॉयज के साथ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं।
किसी ना किसी बात पे कोई झगड़ा तो नहीं मैं कहूँगा, वो हो जाता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि उसको रिजॉल्व करना है, तो आपने वो मैनेज करना होता है इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए कि अगर दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो किसी एक पार्टी के साथ ज्यादती ना हो। उसमें तरीका ये होता है कि आप दोनों पार्टियों की बात सुने और एक थर्ड पर्सन बैठ के उनके अंदर मुसालियत करवा दे और उसको रिजॉल्व कर दे। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट छोटा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बढ़ता 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 वो नासूर बन जाएगा और फिर आपकी क्लैशेज आएंगे जो कि बिजनेस के लिए भी हार्मफुल है और सेल्स के लिए भी हार्मफुल है। फिर आपने जी मैनेजिंग कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन को मैनेज करना होता है। इसमें आपने डिफरेंट टूल्स हैं, आजकल तो माशाल्लाह बड़ी एडवांसमेंट है, 21st सेंचुरी में हम जा रहे हैं, इस टॉपिक का हेडिंग भी वही है। तो अब तो बहुत कुछ आ गया, हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, उस वक्त पेजर नया नया आया था तो हम बड़े छलांगे मारते थे यार ये पता नहीं क्या रेवोल्यूशन आ गया है। तो फिर अब तो मोबाइल फ़ोन्स हैं, गैजेट सुगड़ती सुगड़ती आपकी पॉकेट्स में चली गई हैं। फिर आपका पहले डेस्कटॉप्स आए, फिर लैपटॉप्स आए, फिर इंटरनेट आया, तो अब तो कम्युनिकेशन के बहुत तहाशा ज़राए हैं। आपने उसको आसानी से मैनेज करके उसका फ़ायदा उनका फ़ायदा इन टूल्स का उठाते हुए आप अपनी सेलों को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जी मैनेजमेंट प्रोसेस में अगला है जी कंपोनेंट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है जी, सेटिंग स्टैंडर्ड्स और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेल कोटास। अब देखिए आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, बजट भी आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। अब सेल कोटास, ये इंशाल्लाह हम सप्लाई चेन में भी पढ़ेंगे, ये सेल्स कोटास का मतलब होता है कि टारगेट्स, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकती। और हम गोल, ऑब्जेक्टिव्स और गोल फोरकास्टिंग को देखते हुए हम अपने तय करते हैं। सेल्फ गोल्स भी होते हैं, कंपनी के भी गोल्स होते हैं, और ग्रूमिंग आपने अपनी करनी होती है, उसके भी गोल्स होते हैं जो आपके अपने आगे लेकर चलने हैं। तो अपने लिए एक स्टैंडर्ड आपने सेट करना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि यार मेरी ये पर्सनल लाइफ है, इसको भी मैंने साथ साथ देखना है, उस पर भी ज़ाहिर है उसको बैलेंस रखना है, और साथ साथ मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके चलना है, उसके काम को भी करना है। क्योंकि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने आपके वर्किंग आवर्स परचेज किए हुए हैं, 9 to 5 उन्होंने आपके वर्किंग आवर्स परचेज किए हुए हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ, अच्छे तरीके के साथ उन आवर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका कोई ऐसा, मेरा ख्याल है, कोई हर्डल नहीं आएगी कि आप अपने सेल टारगेट या सेल्स कोटास को अचीव ना कर सकें। फिर अभी जिस तरह मैंने शुरू में बात की, फिर आपने करना है जी कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन करनी है कि भाईजान ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, आपसे मुझे रिक्वायर्ड है, आपने करनी है, चाहे वो मंथली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में। वो ज़ाहिर है उसके बाद आपका कंसर्न लाइन मैनेजर आपके साथ बैठेगा, उसको रिव्यू करेगा और वो आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगा कि आपको जब आपने ज्वाइन किया, या आप जो ऑलरेडी ज्वाइन लोग हैं, साल के शुरू में एक पर्चा जो थमाया गया था या टारगेट्स दिए गए थे, तो उसकी एवेल्युएशन भी जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक पर्चा दे के बस उसको छोड़ दिया शुतरे बेमहार की तरह, वो जिधर मर्जी आए जिधर मर्जी जाए। उसकी मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है, और उसकी करंट परफॉर्मेंस को आपने जो उसके गोल सेट किए हैं उसके साथ डे टू डे बेसिस पे देखना, या कम से कम वीकली या क्वार्टरली बेसिस पे देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो जो बंदा है वो बिल्कुल रिलैक्स फील कर जाएगा और बिल्कुल काम नहीं करेगा, और एंड में वो क्या होगा, आप उसको फायर कर देंगे। तो फायरिंग इज नॉट ए सोल्यूशन। आप उसको देखें, उसकी कंपनी में अगर कोई कुताहियां हैं या वो डी रेल हो रहा है या डी ट्रैक हो रहा है, तो मैनेजर का यही काम है कि उसने उसको पटरी पर चढ़ाना है। अगला लास्ट है जी इस टॉपिक का, कंट्रोलिंग का, टेकिंग करेक्टिव एक्शन एज रिक्वायर्ड। जिस तरह मैंने बताया कि पटरी पे चढ़ाना उसका काम है। अब उसके लिए उसको वार्निंग लेटर दी जा सकती है, ठीक है। और पहले तो ज़बानी वर्बल वार्निंग दें, भाई हम आपके काम से मुतमईन नहीं हैं, ये आपकी ये कमी कोताहियां हैं XYZ, आप इनको दूर करें। अगर वो अच्छा समझदार है तो वो उसको एक इसी पे इक्तफा करेगा, और वो ज़ाहिर है हर इंसान को पता होता है कि वो किधर लैग कर रहा है। ये तो मैं मानता ही नहीं, अगर इंसान किसी को धोखा दे रहा है तो उसको अंदर से ज़मीर उसका बता रहा होता है कि यार ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इंसान को धोखा देना इंसान है, लेकिन इंसान अपने ज़मीर को धोखा नहीं दे सकता। तो आपने उसको एक दफ़ा वर्बल वार्निंग देनी है। वर्बल वार्निंग नहीं दे रहा तो फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है, वो इन राइटिंग भी हो सकती है। नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 एक्सप्लेनेशन कॉल के बाद आप उस बंदे की फायरिंग की तरफ चले जाते हैं।
अब उस बंदे के लिए अकल का तकाजा यही है कि उसको ठंडे दिल से सोचना चाहिए और अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि आया मेरा जो लाइन मैनेजर मेरी कुताहियां बता रहा है वो ठीक बता रहा है या सही बता रहा है। अगर वो तो ठीक है तो वो उसको उस पर अमल करे और उसका करेक्टिव एक्शन ले और उसको दूर करे, तो वो फिर कामयाब हो जाएगा और वो आगे अपनी जॉब को कंटिन्यू करेगा। अगर वो ये नहीं कर पाता तो फिर उसके लिए जॉब में मसाइल बढ़ेंगे दिन ब दिन और अल्टीमेटली उस जॉब से उसकी रुखसती की वक्त खत्म होंगे। अब जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम टाइप ऑफ मैनेजर्स भी डिस्कस करेंगे। ये एक चार्ट है, इंशाल्लाह मैं स्लाइड लिंक करूंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं, फिर पोजीशन है और फिर फंक्शनल टाइटल है। अब एक एक हम डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में टॉप मैनेजर्स हैं, हैव मैनेजर्स एज सबॉर्डिनेट्स, उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं। फिर उनकी पोजीशन एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है जो टॉप मैनेजर। इनमें कौन कौन से डेजिग्नेशन आते हैं? इसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, वाइस प्रेसिडेंट एचआर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको सीएफओ भी कहते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉर्मली एब्रिविएशन वीपी भी यूज होती है। उसके बाद है जी मिडल मैनेजर, हैव मैनेजर एज सबॉर्डिनेट। ये इसलिए साथ लिखा हुआ है कि इनको ज़ाहिर है वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकते ना, उनको मैनेजर्स भी मिलते हैं और सबॉर्डिनेट्स भी मिलते हैं। ये आपकी आसानी के लिए लिखा है। और इसमें जो मिडिल लेवल है इसमें मैनेजर्स और डायरेक्टर्स होते हैं। उनके क्या क्या डेजिग्नेशन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स डायरेक्टर है, एचआर मैनेजर है और फाइनेंस मैनेजर है, ये मिडिल लेवल में। और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, हैविंग मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट एज सबॉर्डिनेट, इसमें सुपरवाइजरी इनकी पोजीशन होती है। जो सबसे पहले था उसकी एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है, दरमियान वालों की मैनेजर और डायरेक्टर वाली पोजीशन होती है और थर्ड की सुपरवाइजरी पोजीशन होती है। जो सुपरवाइजर होते हैं उनमें जो नॉर्मली डेजिग्नेशन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर होते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट एचआर मैनेजर होते हैं और चीफ बुक कीपर यानी कि अकाउंटेंट। तो ये तो एक जो जस्ट मैंने एक सैंपल सा लिया था। हर कंपनी की, हर अदारे की, हर ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की लेवल वो अपनी, इसमें बेतहाशा कॉम्बिनेशन है। आप एचआर की बुक्स को देखें तो उसमें से आप रहनुमाई ले सकते हैं। अब है जी व्हाट एल्स डू मैनेजर डू। अब एक मैनेजर के रोल क्या है, उसको करना क्या चाहिए? पहला है जी उसको फिगर हेड रोल उसका होता है। उसको जी इंक्लूड सेरेमोनियल ड्यूटीज, ठीक है। फिगर हेड यानी कि ऐसी ड्यूटी, सेरेमोनियल कहते हैं एजाजी तौर पे। अब वो काम उसका नहीं है लेकिन अगर वो कर रहा है तो बड़ा ऑनर और प्राइड फील कर रहा होता है कि यार ये मैं काम कंपनी के लिए कर रहा हूं। कोई भी सोशल वर्क हो सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज कर सकता है, तो उसको एज ए सेरेमोनियल ड्यूटी लेता है और उसके लिए वो ऑनरी चीज होती है। ऑनरी डेजिग्नेशन या वो स्लॉट्स भी मिलती हैं कई ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसने लीडर का रोल प्ले करना है, मोटिवेटिंग एंड इनकरेजिंग एम्प्लॉयज। उसने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी रखना है और उनको वक्तन फवक्तन इनकरेज भी करते रहना है। फिर उसका रोल है लायजॉन रोल, क्रिएटिंग टाइज बिटवीन डिपार्टमेंट बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया। एक तो उसने कोहेरेंट लिंक अप करना है, ब्रिज अप करना है। जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स के मैटर है उनको भी देखना है। फर्स्ट करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसके अच्छे मैनेजर को एक लाइजन ऑफिसर का रोल प्ले करना होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उधर भी उसने अच्छी अपनी पीआर बनानी पड़ती है ताकि उसके मसाइलों को जल्दी लोग देखें और रिजॉल्व करें। और इसके साथ साथ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी उसको लाइजॉन बनाना पड़ता है। जो भी उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस में जो उसके लोग हैं, कंसर्न मैनेजर्स हैं या सीईओज हैं या कंपनी के नुमाइंदे हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको भी देखना पड़ता है। उसके बाद उसको स्पोक्स पर्सन रोल भी पढ़ना। उसकी ऑर्गेनाइजेशन का एक वो ज़ाहिर है एक वो कंपनी है ना बेसिकली। अगर कोई लीडर है, स्पोक पर्सन जिस तरह ये आईएसपीआर है या किसी भी आप कह लें जी, जो पार्टी के स्पोक पर्सन होते हैं वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसके मुतालिक उनका एक सारा एजेंडा और उनका सारा बता रहे होते हैं कि इस पार्टी का थीम क्या है, किस तरह हमने लेके चलना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन का रोल भी प्ले करता है। फिर नेगोशिएटर रोल, वो फिर नेगोशिएट भी करता है लोगों के साथ, डिस्प्यूट भी सेटल करता है, फाइनेंशियल नेगोशिएशन भी करता है, दूसरी चीजें भी करता है। और उसकी वजह से फिर उसको वो सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है और वो आगे उसको एज ए गुड नेगोशिएटर का रोल भी प्ले करना पड़ता है। फिर है डू यू वांट टू बी ए मैनेजर। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होने चाहिए? वो ये हैं, आपकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट
वो दोनों होना चाहिए। आपकी सोशल ओरिएंटेशन होना चाहिए। आपको पता होता है कई लोगों का सोशल फियर होता है, नए लोगों से मिलना वो घबराते हैं। अगर किसी बंदे के अंदर सोशल फियर है और नए नए लोगों से वो मिलने से घबरा रहा है तो वो अच्छा मैनेजर कभी भी नहीं बन सकता। उसके बाद इंटरप्राइजिंग ओरिएंटेशन, उसको ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उसकी किस नॉर्म्स क्या है, उसको उसकी ओरिएंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। फिर कंपिटेंसीज होनी चाहिए, वो उसके अंदर सारी सलाहियतें होनी चाहिए और वो कैरियर एंकर हो। ठीक है, अपनी जो कैरियर का एंकर कहते हैं, जो आप सारा कमांड कर रहा होता है, स्टेज पे जो मौजूद होता है वो एंकर होता है। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छा लीडर होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एंकर होता है। उसके ईयर्स, उसकी आंखें, कान, सब कुछ होता है, वो देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, बाजू भी होता है उसका, तो वो होना, ये सलाहियतें बहुत जरूरी है। और उसके अंदर मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ये तो नहीं कि आपसे रॉन्ग सिलेक्शन होगी, आपने एक मैनेजर हायर तो कर लिया है लेकिन उसमें मैनेजर वाली सलाहियतें नहीं है। ठीक है, और वो फिर बाउंस बैक चीजें करती हैं और वो आपको परफॉर्म नहीं कर पाता, वो अपना भी वक्त जाया करता है और आपका भी वक्त जाया करता है। फिर उसकी अचीवमेंट्स देखें, अगर उसने पास में कहीं ऑर्गेनाइजेशन में अचीवमेंट्स की, आप उससे पूरा फायदा उठाएं और उसको देखें। अगर वो अच्छा मैनेजर है तो वो अपनी अचीवमेंट्स को भी लेके चले ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। फिर है मैनेजर फेस कंपटीशन एंड चेंज। अब जो मैनेजर्स हैं ना, उनको साथ साथ अपने कंपटीशन को भी फेस करना पड़ता है और चेंज को भी देखना पड़ता है। उनको उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी जो आ रही है उसको भी ग्रैब करना होता है। वो उसको फोर्स ही कर रहा होता है कि ये सारी चीजें आएंगी और इसके साथ मुझे वास्ता पड़ेगा। फिर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखना पड़ता है। डीरेगुलेशन, ये गवर्नमेंट के साथ, अथॉरिटीज के साथ जो वक्तन फवक्तन जो रूल्स चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज जो एंगेज हैं कंपनीज के साथ, उसको भी उसने लेके चलना पड़ता है। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है, जियो पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, इन चीजों को भी मद्देनजर रखना होता है। फिर कैटेगरी किलर से मुराद है ऐसी चीजों को जो एलिमिनेट करना है जो जरूरी नहीं है। ठीक है, उनको जो वक्त जाया कर रही हैं, जो कंपनी का रिसोर्स जाया कर रही हैं या फाइनेंसेस जाया कर रही हैं, उसको हमने खत्म करना है। फिर हमने न्यू ग्लोबल वर्कफोर्स की तरफ जाना है। अगर हम पहले लोकली काम कर रहे हैं और फिर अगर अपने बिजनेस को इन्हांस करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो हमें अपनी न्यू ग्लोबल फोर्स के लिए भी अवेयर होना चाहिए। उसकी भी हमारी अच्छे मैनेजर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। शिफ्ट टू सर्विस एंड नॉलेज वर्क। फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस बहुत ज़रूरी है और अपना नॉलेज भी वक्त के साथ साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप पीछे रह जाते हैं। अगर आप पुराने ऑर्थोडॉक्स किस्म की थ्योरीज अप्लाई कर रहे हैं और अभी दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है और कई चीज़ें उसमें तब्दीली आ गई हैं, अगर आप उसी तरह पुराने चीज़ों को, पुराने रूल्स को आप लगा रहे हैं तो आप कभी भी उससे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। आपने दुनिया के साथ ज़माना साज होना पड़ता है और दुनिया में जो नई नई थ्योरी या नई नई इनोवेशंस या नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हमारी डिस्कस होगी क्योंकि आज मैनेजमेंट का लेक्चर था, इसमें हम फिर फ्यूचर को देखेंगे। तो ये लास्ट वाली जो डायग्राम है ये सारी आप लोग खुद देख लें, इसमें लेफ्ट साइड पे चीज़ें दी हुई हैं, फिर आपके साथ वो किन चीज़ों को लीड करती हैं और सो कंपनीज मस्ट बी, और कंपनीज को क्या क्या होना चाहिए। बड़ी कंप्रीहेंसिव स्लाइड है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बड़ा ज़्यादा वक्त दरकार होगा। आज लेक्चर वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह इसी पे इत्तफा करते हैं। आज हमारा टॉपिक मैनेजमेंट का था, इसका ये पूरा एक चैप्टर क्योंकि छोटी इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। इस टॉपिक को मैंने एक ही प्रेजेंटेशन में कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह इसकी अब नेक्स्ट स्लाइड्स नहीं होंगी, ये ख़त्म हो गया है। और इंशाल्लाह अभी हम कोशिश मेरी यही होगी कि ये 3 दिन हम मैनेजमेंट पे डिस्कशन करें और अल्लाह पाक आप सबका हामी नाफिस हो, अल्लाह नासिर हो। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने, आसानियाँ बांटने वालों में से बनाए और ये जो हम काम कर रहे हैं इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करने का ज़रिया बनाए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।